नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट होता क्या है, रीड कैसे किया जाता है, साथ ही हम देखेंगे कि हम टैली या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं तो बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट कैसे होता है। आपने कभी देखा है कि आप एंट्रीज करते हो तो बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर होती है, इसके इफेक्ट क्या होती है। अगर आपने नहीं देखा है या फिर आपको नहीं आता है तो आप खुद को अकाउंटेंट कहना बंद कर दीजिए, आप ओनली डेटा एंट्री ऑपरेटर कहला सकते हैं। बट जैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आपको जेन्युइनली सीखना है तो दिया आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। नेक्स्ट 20 मिनट्स आप मुझे दीजिए, मैं 110% कहती हूँ बैलेंस शीट के बारे में आप हर चीज सीख जाएंगे। सो आइए देखते हैं डिटेल में बैलेंस शीट के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट, हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाएंगे। सो बैलेंस शीट ऐसा एक स्टेटमेंट है जिसे हमें कंपनी के पोजीशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे आप बैलेंस शीट हाथ में पकड़ोगे ना तो आपको समझेगा कि कंपनी को कितना पैसा देना है, कंपनी को कितना पैसा लेना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये हर एक चीज कंपनी की जो रहती है वो आपको बैलेंस शीट से पता चल जाएगी। सो आइए और भी बहुत सारी चीजें बैलेंस शीट को लेके है उसको एक्सप्लोर करते हैं और इसके बाद में हम देखेंगे टैली में एंट्रीज करेंगे और साथ में इसका इफेक्ट कैसे हो रहा है बैलेंस शीट पे वो हम लाइव एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। सबसे पहला है व्हाट इज द बैलेंस शीट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट एज अ टेक्निकल लैंग्वेज में अगर कहूं तो अ बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ द कंपनीज फाइनेंसेस एट द स्पेसिफिक टाइम। सो बैलेंस शीट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिससे हमें कंपनी की पोजीशन के बारे में पता चलता है, ये हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ये जो क्वेश्चन है वो हमें इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। सो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। सो आज हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। ये जो 2 और स्टेटमेंट है उसके बारे में हमारे आने वाले वीडियोस में हम डेफिनेटली सीखेंगे, ये आपको नोट करके रखना है। इसके बाद में हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो है वो इंडिया में कैसे होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अभी हमारा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने वाला है वो कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा, दैट इज 24-25। तो इस हिसाब से अपना इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कंसीडर होता है। वर्सेस अगर आप यूएस की बात करेंगे तो यूएस में सीधा होता है फंडा, जैसे कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर में जितने भी आपने परचेज, सेल्स या फिर जो आपका प्रॉफिट होगा बेसिकली वो आपको दिखेगा, बट अपने इंडिया में इस हिसाब से फाइनेंशियल ईयर होते हैं। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे प्राइमरी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। ये ग्राफ जो है उसको देखने से पहले अपन थोड़ा देखते हैं कि एक्चुअल में बैलेंस शीट दिखती कैसी है। ठीक है, तो हम लोग पहले वो देखते हैं। सो अपनी जो बैलेंस शीट है वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी। बैलेंस शीट के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, एक रहता है इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड सेकंड रहता है एसेट्स। और इसके अंदर जो डिटेल्स रहती है वो उनके सब पार्ट भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होना नहीं है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, फिर आप खुद बैलेंस शीट कैसे रीड करते हैं वो आपको खुद ब खुद आ जाएगा। सो अगर हम बैलेंस शीट ओपन करेंगे तो भी टैली में देखिए लायबिलिटी एक साइड में रहती है और एक साइड में एसेट रहता है। ठीक है, और इसके अंदर सब पार्ट रहते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे, एंट्रीज भी करेंगे और बैलेंस शीट में इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम हमारे प्रेजेंटेशन में चलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक रहता है लायबिलिटी एंड एक रहता है एसेट। बट लायबिलिटी के पास में इक्विटी भी है, उसको भी अपन देखेंगे। सबसे पहले हम लायबिलिटी को समझते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी एंड एसेट को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लायबिलिटी का मतलब क्या रहता है, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। कार जो है वो लोन पे खरीदी हुई है तो अपने को ईएमआई भी पे करनी पड़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। मतलब कि अपनी जेब में कुछ आने वाला नहीं है बट वो जाने वाला है, इसको अपन लायबिलिटी कहेंगे। अभी लायबिलिटी किसको कहेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज में लोन्स हो गया, फिर अकाउंट्स पेबल या क्रेडिटर्स। जैसे कि हम कोई माल खरीदते हैं, परचेज करते हैं तो अपने को उनको पेमेंट भी करना पड़ता है, राइट, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। और ड्यूटी एंड टैक्सेस भी उसमें ही आता है। जो ये एग्जांपल है वो हमारे लायबिलिटी के रहते हैं। ठीक है, तो ये अपनी लायबिलिटी है। अभी अपन एसेट को समझते हैं, जैसे कि आपने कार खरीदा और फिर आपने उसको रेंट पे दे दिया तो वहां से आपको इनकम जनरेट होने वाली है, राइट, जो पैसे है वो आपकी जेब में आने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एसेट। लायबिलिटी में क्या होता है, जेब से पैसे जाते हैं, और एसेट में क्या होता है, जेब में पैसे आते हैं। यही सिंपल फंडा रहता है लायबिलिटी एंड एसेट का। तो एसेट के एग्जांपल कौन से रहते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल या फिर डेटर्स। जैसे रिसीवेबल मतलब हमने को किसी को सेल किया है, राइट, तो वहां से अपने को पैसे आने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल। प्रॉपर्टी,
फिर अपना जो प्लांट है, इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट है, डिपॉजिट्स है, कैश है, वो हमारा क्या रहता है, एसेट। तो ये अपना इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, लायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, और एक रहता है एसेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी क्वेरीज है तो आप प्लीज कमेंट करके बताना। इसके बाद में हम बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी क्या रहती है? तो इक्विटी का मतलब रहता है कि जो ओनर है वो बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड इक्विटी। ओनर्स इन्वेस्टमेंट जिसमें आते हैं। और एक रहता है रिटेन अर्निंग। अभी आप बोलोगे कि दिया रिटेन अर्निंग का मतलब क्या रहता है? रिटेन अर्निंग मतलब क्या रहता है, जैसे कि हमारा ये साल का जो प्रॉफिट है वो 5 लाख हुआ, तो ओनर ने क्या कहा कि 5 लाख में से 2.5 लाख मुझे चाहिए और 2.5 लाख आप कंपनी के रिडेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तो दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। जैसे बैलेंस शीट 2 पार्ट में डिवाइड होती है, वैसे ही लायबिलिटी जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक रहता है करंट लायबिलिटी एंड एक रहता है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं। करंट लायबिलिटी हम किसको कहेंगे? जिसका लाइफ जो है वो 1 साल तक का ही रहता है, मतलब कि 1 साल में हमें चुकाने हैं, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने कार जो है वो लोन पे खरीदा और आपने कहा कि 9 मंथ्स में मुझे ये जो पूरा अमाउंट है वो दे देना है, पूरा चुकाना है, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। जिसमें क्या आता है, अकाउंट्स पेबल भी करंट लायबिलिटी का ही एग्जांपल है। अकाउंट्स पेबल मतलब कि जैसे कि हमने कहीं से माल परचेज किया है, ठीक है, अपने को अभी उनको पैसे भी देने पड़ेंगे, राइट, 1 महीने में देंगे, 2 महीने में देंगे, बट 1 साल के अंदर अपने को जो परचेज किया है उसका अपने को पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग ड्यूज भी करंट लायबिलिटी में ही आते हैं। इसके बाद में है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटी किसको कहेंगे? जिसका ड्यूरेशन जो है, लाइफ है, वो 1 साल से ज्यादा है। 1 साल से ज्यादा मतलब क्या है कि जैसे आपने कार खरीदी और आपने बोला कि 5 साल तक का लोन रहेगा, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लीजेस भी आती है। ये अपने करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल रहते हैं। बेसिकली करंट लायबिलिटी का मतलब है 1 साल के अंदर आपको पेमेंट करना है, और नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या रहता है, 1 साल से ज्यादा का अगर आपने कोई लायबिलिटी लिया हुआ है वो आपके नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं। अपन बाद में भी जाएंगे बैलेंस शीट में और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है, अभी आप जस्ट समझ लीजिए। इसके बाद में हम एसेट को समझते हैं। जैसे हमने लायबिलिटी के 2 पार्ट देखे हैं, सिमिलरली एसेट्स के भी 2 पार्ट रहते हैं, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट का मतलब रहता है कि जिसकी लाइफ 1 साल से कम रहती है, जैसे कि कैश। अभी अपने जेब में कैश रहेंगे तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, राइट, जिसको हम लोग करंट एसेट कह सकते हैं। इसके बाद में स्टॉक, जैसे कि अपना पेन बनाने का बिजनेस है तो अपने पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है पेन का, तो हम क्या सोचेंगे कि ये जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है जो, वो हमारी बिकेगी, ठीक है, आज नहीं तो कल बिकेगी, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, वो हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे, राइट। तो वो भी हमारा जो स्टॉक है वो भी हमारा करंट एसेट है। बाद में रिसीवेबल, जैसे कि हमारे पास स्टॉक था 100 पेन का जो हमने बेचा है, तो वो हमें पैसे मिलने वाले हैं। वो कब मिलेंगे? 30 दिन में मिलेंगे, मे बी 2 महीने में मिलेंगे, 3 महीने में मिलेंगे, बट वो हमें पैसे आने वाले हैं जो 1 साल के अंदर अंदर आने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एसेट का एक दूसरा पार्ट भी रहता है, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट। उसका मतलब रहता है कि जिसकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज्यादा की रहेगी। यहाँ पे करंट एसेट में 1 साल तक की थी और नॉन करंट में 1 साल से ज्यादा की है, जिसमें आएगा प्लांट एंड मशीनरी। जैसे कि आपने मशीन खरीदा होगा, ठीक है, तो आपने ऐसा थोड़ी ना सोचा होगा कि 1 साल के अंदर ही मैं उसको बेच दूंगा। वो आपने खरीदा है, आपका वो एसेट है, वो लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज करने वाले हो, जिसको हम लोग नॉन करंट एसेट कहेंगे। इसके बाद में लैपटॉप, लैपटॉप भी डेफिनेटली आप 1 साल से ज्यादा यूज करने वाले हो। फर्नीचर, वो सब जो रहता है वो अपना नॉन करंट एसेट है। तो अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आई होप आप डिटेल में समझे होंगे। अब मैं एक बार रिवाइज करवाती हूँ आपको। बैलेंस शीट के 2 पार्ट रहते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, एंड एक रहता है एसेट। इक्विटी में क्या होता है, ओनर के इन्वेस्टमेंट रहते हैं, एंड लायबिलिटी में क्या रहता है, जैसे कि लोन्स, हमारा जो क्रेडिटर्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं, वो अपनी लायबिलिटी रहती है। और लायबिलिटी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, करंट लायबिलिटी एंड एक रहता है नॉन करंट लायबिलिटी। और लायबिलिटी 1 साल के अंदर हमें चुकानी होती है, और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या होता है, जिसका ड्यूरेशन, जहां पे अपने को पे करना होगा, वो 1 साल या उससे ज्यादा का अपने पास टाइम होगा, जिसको अपन नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। एसेट में क्या होगा, जो हमारे डेटर्स होंगे, रिसीवेबल है,
प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी है, वो हमारा क्या है, एसेट है। और एसेट भी दो पार्ट में डिवाइड है, करंट एसेट एंड एक है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब क्या रहता है, जिसकी लाइफ 1 साल से कम की होगी, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। और नॉन करंट का मतलब रहेगा 1 साल से ज्यादा की लाइफ होगी, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट। ये अपन पहले हमारा जो फॉर्मेट रहता है बैलेंस शीट का उसको देखते हैं। तो अभी जब भी आप बैलेंस शीट ओपन करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझेगा कि ये बैलेंस शीट रीड कैसे करते हैं, क्योंकि हमें फंडा पता होना चाहिए कि ये बैलेंस शीट में एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप टैली में एंट्री करेंगे और बैलेंस शीट में देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा। सो हम थोड़ा बहुत इसको रीड कर लेते हैं। तो जैसे हमने सीखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी होती है, राइट, जिसमें क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स, मतलब कि ओनर के फंड्स भी रहते हैं, राइट, कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह यहाँ पे रहते हैं, तो वो भी आपको दिखेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे नोट्स, जो बैलेंस शीट रहती है ना, उसमें जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो भी रहते हैं। तो वो कौन से पेज पे है वो यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा कि ये सेकंड पेज पे आपको शेयर कैपिटल जो है वो दिखेगा, रिजर्व एंड सरप्लस आपको फर्स्ट पेज पे दिखेगा, ऐसे आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद में ये जो अभी का करंट ईयर है उसका अमाउंट दिखेगा और लास्ट ईयर का अमाउंट भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ताकि आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट रहता है। बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज रहती है, जिसमें कैपिटल है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। तो ये अपना लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, जहां पे अपने को 1 साल से ज्यादा का टाइम मिलता है हमें किसी को पे करने के लिए, और 1 साल के अंदर हमें जिसको पे करना है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी, जैसे कि ट्रेड पेबल्स है, फिर जैसे कि हमारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, साथ में कोई क्रेडिटर का पेमेंट है, वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा करंट लायबिलिटी में, ठीक है। तो ये अपनी पूरी इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट हो गया। सिमिलरली एसेट्स भी था, राइट, एक दूसरा पार्ट था जिसमें नॉन करंट एसेट था, जिसमें हम बोल रहे थे ना, प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है अपना यहाँ पे आता है, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की होती है, जिसको हम लोग नॉन करंट एसेट कहते हैं। एंड करंट एसेट है जिसकी लाइफ 1 साल से कम है, तो वो हमारा क्या था, ट्रेड रिसीवेबल है, हमारी करंट एसेट है, कैश है, शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह है, एडवांसेस है, वो हमारा करंट एसेट है। और यहाँ पे आप अमाउंट वगैरह भी देख सकते हो, ये जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट कितना है, लास्ट ईयर कितना था, वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली यही फॉर्मेट होता है। अभी हम लाइव करके देखते हैं टैली में कि अगर हम कोई एक एंट्री करते हैं तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे कैसे जाता है, बिकॉज हमें पता होना जरूरी होता है। एज एन अकाउंटेंट आप अगर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली हम लोगों को पता होना जरूरी है। चलो देखते हैं। हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कोई भी एंट्रीज नहीं की हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको नील दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल एसेट और लायबिलिटी साइड में दोनों में ही कुछ भी अमाउंट आपको नहीं दिखेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे और फिर यहाँ पे देखते जाएंगे कि यहाँ पे इफेक्ट कहाँ पे हो रही। सो बेसिकली 3 तरीके की इफेक्ट होगी। सबसे पहला हम देखेंगे जैसे कि हम एक परचेज की एंट्री करते हैं, ठीक है। सो क्या होगा, जैसे कि 1.5 लाख रुपए का हम कुछ खरीदेंगे, 1.5 लाख यहाँ पे लायबिलिटी साइड में दिखेंगे और 1.5 लाख आपको एसेट की साइड में भी दिखेंगे। चलिए पहले एंट्री करते हैं। सो हम लोग वाउचर में आ गए। यहाँ पे मैं परचेज की एंट्री करती हूँ। अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू हमारा क्रेडिटर है और हम परचेज करते हैं, क्या परचेज करेंगे, ऑफिस प्रिंटर। क्वांटिटी हमारी 1 है, रेट हमारा 1.5 लाख। अभी क्या होगा इफेक्ट, यहाँ पे देखिए पार्टी हमारा क्या है, ये पार्टी जो अकाउंटिंग सॉल्यूशन है वो हमारा क्रेडिटर है। यहाँ पे हमें लायबिलिटी की साइड में सन्ड्री क्रेडिटर में 1.5 लाख दिखेंगे और यहाँ पे ऑफिस प्रिंटर मतलब हमारा स्टॉक है, राइट, एसेट है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, 1.5 लाख रुपए। सो दोनों की ही साइड में आपको 1.5 लाख रुपए दिखेंगे। कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए करंट लायबिलिटी हमारा है जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर में 1.5 लाख रुपए दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे ना तो भी दिखेगा कि ये जो पार्टी है उसका क्रेडिट की साइड में 1.5 लाख रुपए दिखेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या है, करंट एसेट, और क्लोजिंग स्टॉक की साइड पे जैसे मैंने बताया था 1.5 लाख रुपए दिखेंगे। और यहाँ पे देखिए टोटल जो है दोनों का सेम ही रहेगा, 1.5 लाख, यहाँ पे भी 1.5 लाख रुपए दिखेगा। अगर हमारी लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है तो यहाँ पे स्टॉक भी तो बढ़ रहा है ना हमारा, हमने परचेज किया है तो वो हमारा स्टॉक में भी तो जाएगा, तो हमारा जो बैलेंस शीट का अमाउंट है वो हमेशा सेम ही आएगा। तो ये हमारी पहली इफेक्ट है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सेल की एंट्री करते हैं। सेल क्या करेंगे, हम लोग F8 प्रेस करते हैं। अभी देखिए 1.5 लाख से हमने हमारा जो प्रिंटर है वो परचेज किया है। अभी हम सेल करेंगे, किसी को बेचेंगे 50,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके। तो ये आदित्य एंड कंपनी हमारा क्रेडिटर है और यहाँ पे हम सेल करेंगे ऑफिस प्रिंटर।
एक था और यहाँ पे हम 50,000 ऐड करेंगे हमारा प्रॉफिट और यहाँ पे हम 2 लाख से बेचेंगे। सो यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक में हमें जो 1.5 लाख रुपए दिख रहे थे वो अभी कहाँ पे शिफ्ट होंगे, पार्टी हमारी जो है दित्यायन कंपनी में, मतलब ये हमारा डेटर है राइट, यहाँ पे हमें 2 लाख रुपए दिखेंगे। और लायबिलिटी साइड में हमें क्या दिखेगा, जो हमारा 1.5 लाख दिख रहा था वो भी दिखेगा और साथ में 50,000 रुपए प्रॉफिट ऐड हुआ है राइट, तो वो मिला के 2 लाख रुपए हमें लायबिलिटी साइड में भी दिखेंगे। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करते हैं और हम बैलेंस शीट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका इफेक्ट क्या हुआ, पहले हमारा 1.5 लाख रुपए जो था वो क्लोजिंग स्टॉक में था राइट, वो निकल के कहां पे आ गया है, सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि हमने 2 लाख से हमारा जो माल है वो बेचा है। तो देखिए हमने 1.5 लाख से खरीदा पर 2 लाख रुपए में हमने बेचा, तो 50,000 का प्रॉफिट भी हमें कहीं पे दिखना चाहिए राइट। तो ये कहां पे दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको देखिए लायबिलिटी साइड में यहाँ पे दिखेंगे करंट पीरियड के अंदर 50,000 रुपए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 लाख आपको दोनों ही साइड में दिख जाएंगे। तरीके से बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वो यहाँ पे भी सेम ही दिखेगी। एक इफेक्ट हमने देख लिया, अभी सेकंड इफेक्ट दिखते हैं। इसमें क्या होगा कि एक एसेट से घट के दूसरी एसेट में वो अमाउंट प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी एक एंट्री करते हैं। देखिए हमने ये डेटर्स को माल बेचा है तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि हमें उससे पैसे आए हैं, तो हमें रिसिप्ट में एंट्री करनी पड़ेगी राइट। तो हम रिसिप्ट में एंट्री करते हैं इसकी, जैसे कि कैश से आया है हमें पैसा और किससे आया है, दित्यायन कंपनी से राइट, वो हमारा डेटर है। ठीक है, कितना अमाउंट है, 2 लाख रुपए। अगेंस्ट रेफरेंस हम लोग ले लेते हैं। सो यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, ये दित्यायन कंपनी में जो हमें 2 लाख रुपए दिख रहे थे वो एसेट कम होके कैश की जो हमारी एसेट है वहां पे हमें अमाउंट दिखेगा। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं और बैलेंस शीट में चले जाते हैं। जो यहाँ पे हमें अमाउंट दिख रही थी 2 लाख रुपए डेटर की साइड में, वो कहां पे शिफ्ट हो गई, कैश इन हैंड 2 लाख रुपए, क्योंकि हमें डेटर से कैश में पैसे मिल गए हैं। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट हुआ, एक एसेट माइनस होके दूसरी एसेट में प्लस हो गया और नीचे अमाउंट जो है वो आपको बराबर दिखेगा। अभी हमारा ये सेकंड इफेक्ट हो गया। अभी थर्ड हमारी इफेक्ट क्या होगी, एक लायबिलिटी माइनस होके दूसरी लायबिलिटी में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एक एंट्री करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट है 50,000 रुपए वो हम लोग क्या करते हैं, ओनर को ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम उसका एंट्री करेंगे और वो एंट्री कहां पे होती है, जर्नल में। जो भी एडजस्टमेंट के रिलेटेड एंट्रीज होती है वो यहाँ पे होती है। और यहाँ पे डेबिट क्या होगा, तो बोले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो इनबिल्ट रहता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें कितनी अमाउंट है, 50,000 रुपए जो हमारा प्रॉफिट था राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50,000 किया और सीआर क्या होगा, और हम क्या करेंगे, ओनर के कैपिटल में हम उसको ट्रांसफर करेंगे, तो 50,000 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी लायबिलिटी थी यहाँ पे दिख रही थी प्रॉफिट एंड लॉस में, वो माइनस होके ओनर कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड इफेक्ट होगा। कंट्रोल से हम एक्सेप्ट करते हैं। अभी हम बैलेंस शीट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्ट F1 प्रेस करते हैं। जो यहाँ पे करंट पीरियड में हमें 50,000 रुपए दिख रहे थे, ये यहाँ पे ट्रांसफर दिख रहा है और ट्रांसफर होके कहाँ पे दिख रहा है, ओनर्स कैपिटल के अंदर। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 लाख आपका जो अमाउंट है वो सेम आएगा। तो हमारा पहला इफेक्ट क्या था, हमने जो 1.5 लाख का एंट्री किया वो आपको लायबिलिटी साइड में दिख रहा था और एसेट की साइड में भी दिख रहा था। ठीक है, सेकंड एंट्री किया जिसमें हमने क्या सीखा कि एक एसेट कम होके दूसरी एसेट में प्लस हो गया। और थर्ड इफेक्ट क्या सीखा, एक लायबिलिटी माइनस होके सेकंड लायबिलिटी जो हमारी है उसमें प्लस हो गया। तो इस तरीके से जो बैलेंस शीट का इफेक्ट रहता है और बैलेंस शीट का अमाउंट जो है वो सेम रहता है। सो जब भी आप एंट्रीज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर होती है और खुद से ही ये बनता जाता है। यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर कैसा लग रहा है आपको बैलेंस शीट को जान के? आई एम श्योर कि आप बैलेंस शीट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख गए होंगे एंड नेक्स्ट टाइम से आप एंट्री करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, आप देखेंगे कि बैलेंस शीट बन कैसे रही है। एंड या दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस शीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से कमेंट करना, क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और भी मेहनत करने के लिए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।